अब मैं 1857 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत बनी, वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हाउस। भाई जब राजधानी हो गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रहना है। राइट। भाई गवर्नर तो 3 जगह, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, जो उनके पुराने 3 प्रेसिडेंसीज थे। बाकी तो जाहिर सी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ऊपर गवर्नर जनरल, वायसरॉय, फिर ये गवर्नर्स, फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बंगला बना। और आपको मालूम है 1920-22 के बीच में जब हार्डकोर्ट बटलर ले गया बिना गैजेट नोटिफिकेशन के राजधानी यहां से लखनऊ, क्योंकि यहां तीव्रता बढ़ती जा रही थी क्रांतिकारियों की, स्वाधीनता आंदोलन की, तो ही फाउंड द एटमॉस्फेयर टू हॉट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वो नवाबों का शहर था, कूल क्लाइम, तो उसने कहा वहीं चलो भैया, शिकार पे तो जाते थे, वहीं चलो। तो वो वहां चला गया है। तो ये पूरा क्षेत्र इस तरह से विकसित हुआ जो गवर्नमेंट हाउस बना। अब गवर्नमेंट हाउस बन गया तो उनको बराबर सर सैयद से सलाह लेनी पड़ती थी, परामर्श लेना पड़ता था जी। तो उन्होंने ये 10 एकड़ से ऊपर की जमीन सर सैयद को दे दी। कहा हुजूर अपना घर बनवा लीजिए, यहाँ कम से कम मुफीद रहेगा, आपसे बातचीत हो जाएगी, सलाह लेने के लिए आपको इतनी दूर से आना पड़ता है। तो फिर सर सैयद ने यहाँ पर घर बनवाया। और आज भी अगर आप चली जाइए तो वहाँ एक गेट पे मिल जाएगा महमूद मंजिल, उनके साहबजादे थे सर सैयद महमूद, सर सैयद, और हाँ, वो महमूद मंजिल नाम हुआ। हाँ, तो महमूद मंजिल उसका नाम रखा। जी। और ये फिर उन्होंने राजा परमानंद को बेच दी, और राजा परमानंद ने फिर इसे अल्टीमेटली बेच दी आपके मोतीलाल जी को। ये 1892 और 98 के बीच का किस्सा है। 1892 में परमानंद जी को मिली, 1898 में नेहरू मोतीलाल जी को बेच दी। और गवर्नमेंट हाउस और कैनिंगटन के कुछ इलाकों को छोड़ के अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आने वाली जगहों को तो आनंद भवन का नाम मिलता है जी। और जल्दी नहीं कहीं आई थी। और ये लाड साहब से एक किस्सा और याद आ रहा है। वो किस्सा है 1921। 1921 बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मेरे ख्याल से हार्डकोर्ट बटलर को लगाऊंगा यहां से भागो। 1922 में भाग गया वो। 1921 में हुआ ये कि पहली बार वाटर शॉर्टेज हुई है इलाहाबाद में, पहली मरतबा। 1921 में? नहीं तो इतना, मतलब हमारे शहर में? हाँ, इलाहाबाद में पहली बार। तो नतीजा ये हुआ कि पुरुषोत्तम दास जी टंडन उस समय की वो थे करता धरता म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। उसके बाद नेहरू जी हुए, तो उन्होंने लाड साहब के स्विमिंग पूल का पानी बंद करवा दिया। कैन यू वेट इट? और वो पानी जब बंद करवाया तो तहलका मच गया। उन्होंने कहा नहीं, जब लोगों के पास, नागरिकों के पास समस्या है तो स्विमिंग पूल जरूरी नहीं है भरा जाना। तो ये इलाहाबादी तेवर था कि या तो मतलब इलाहाबादी अपनी निडरता की भी नहीं, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेंगे लेटे हुए हनुमान की तरह, या फिर बिल्कुल जागृत हो जाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेंगे। हाँ, ये पूरा एक दौर है, इतिहास इससे बन रहा है। तो चूंकि ये गवर्नमेंट हाउस है तो उनको दिया गया वहां पर घर रहने के लिए, जमीन दी गई कि घर बनवा लीजिए। तब उन्होंने घर बनवाया और फिर वो उसका नाम जब मोतीलाल जी ने खरीद लिया तो वो आनंद भवन हो गया। फिर जब दांडी यात्रा के दौरान ये दोनों पिता पुत्र एक गांव में मिले हैं गांधी जी से, तब इन्होंने ऑफर कर दिया तो वो फिर कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस का मुख्यालय यही, वैसे भी यही था, अब वहां पूरा भवन दे दिया, क्योंकि तब तक वो एक दूसरा भवन बना चुके थे, उसका नाम स्वराज भवन कर दिया, इसका आनंद भवन। इसका भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है स्वराज भवन के बारे में, अगर आप ये किस्सा नहीं तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये बस कहना चाह रहा हूं कि वो सारी दिक्कत यही है। अब देखिए अंग्रेज क्यों बनवा रहे हैं, इसे हम लोग हिस्ट्री में कहते हैं यू अनलीश फोर्सेस क्वाइट फॉरगेटिंग दैट इट वुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस साथ चलती हैं। तो जो भवन उन्होंने बनवाया था फॉर सीमेंटिंग देयर रूल,
कि हमारे शासन की सुदृढ़ता हो जाएगी, सर सैयद का समर्थन मिलेगा, वही अल्टीमेटली कांग्रेस का मुख्यालय होके, स्वाधीनता आंदोलन का मुख्यालय होके उनको उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कंट्रडिक्शन बड़ा जबरदस्त है इतिहास में। तो इसीलिए ये बहुत such a relevant information. I mean, I guess we are not introduced to it. We are not acquainted with this. नहीं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें मेरा बार बार दिमाग जा रहा था कि मैं शेयर कर लूं जल्दी से। तो गवर्नमेंट हाउस से आगे अगर आप बढ़िए तो सबसे पहले बाईं तरफ दिखाई देता था लाउदर कैसल, जो कि अब दरभंगा कॉलोनी है। हाँ, लाउदर कैसल का भी एक मजेदार किस्सा है। लाउदर कैसल, अब आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट हाउस से जैसे ही चौराहा ढकेंगे नहीं और लाउदर कैसल शुरू। तो सर गवर्नमेंट हाउस की तस्वीर, पुरानी तस्वीर तो मैंने देखी है और हम लोगों ने, लाउदर कैसल की भी है जी। तो आप अगर विशंबर नाथ पांडे जी की इलाहाबाद रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्ट देखिए, उसमें लाउदर कैसल की भी तस्वीर है। और मुझे आज भी उसकी पीली बाहर की दीवार, छोटी वाली नीची वाली, अभी भी याद है अपने बचपन की मेमोरी से, ठीक है ना। तो वहां बहुत मजेदार किस्सा है। 1888 में कांग्रेस का चौथा वार्षिक अधिवेशन होना था जी। उसके लिए खुसरो बाग की जमीन तय हो गई। फिर उन्होंने मना कर दिया अंग्रेजों। अप्रैल में उन्होंने अस्वीकृति भेज दी कि संभव नहीं है। फिर उन्होंने जमीन दे दी परेड पे, फिर उसको, मतलब जहां मेला लगता था, फिर उसको इनकार कर दिया। वो आदमी का नाम बार बार आता है क्योंकि इलाहाबाद की प्राण है वो, इसलिए मैं फिर नाम लूंगा। महामना जी गए और दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी से कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। राजा बड़े कदर करते थे, वो जानते थे ये संत है, फक्कड़ है, संस्थाएं बना के दान करता, बढ़ता चलता। तो वो तुरंत उन्होंने रातों रात, आप सोचिए, वो लखनऊ में थे दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जी, उन्होंने रातों रात लाउदर साहब से वो बंगला खरीद लिया और वहीं पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इतना विशाल प्रांगण था, पंडित अयोध्या नाथ जी, हृदयनाथ, कुंजरू, मालवीय जी वगैरह, कितने नाम गिनाए, सब उसमें सम्मिलित थे स्वागत समिति में, और वो वहां पर सम्मेलन हुआ। इसलिए बड़ा महत्व है। फिर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है ना, तो न्यू सेंट्रल कॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसका नाम था इलाहाबाद सेंट्रल कॉलेज। जैसे बरेली कॉलेज, आगरा कॉलेज, वैसे इलाहाबाद कॉलेज। और चूंकि ये राजधानी थी इसलिए उसका नाम रखा जा रहा था इलाहाबाद सेंट्रल कॉलेज। तो इलाहाबाद सेंट्रल कॉलेज बन रहा था, तब तक आप पाती हैं कि मेयर साहब से इजाजत ली गई कि आपने सारी मेहनत करी है तो ये इसका नाम आप पे रख दिया जाए। उन्होंने जब कंसेंट दे दी तब ये इलाहाबाद सेंट्रल कॉलेज की जगह मेयर सेंट्रल कॉलेज हो, मेयर सेंट्रल कॉलेज, और उनको बहुत बड़ा योगदान था उनका। लेकिन जब ये शुरू हुए क्लासेस जुलाई 1872 में, तब उस समय बड़ी समस्या थी कि कहाँ हो, अभी तो कॉलेज बन रहा है, अभी तो नींव का पत्थर रख के गए हैं। तो फिर ये तय हुआ कि अच्छा एक ही जगह है, लाउदर साहब के यहाँ। तो लाउदर साहब ने परमिट किया। द अर्लियर क्लासेस राइट फ्रॉम जुलाई 1, 1872 टू 1888 जून, जो सेशन खत्म हुआ में, तब तक क्लासेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के रादर, वहीं पर होने लगे लाउदर क्लासेस कैसल में। तो लाउदर कैसल भी हर तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है आधुनिक इलाहाबाद के इतिहास में। और उसके पैरेलल बिल्कुल थॉर्नहिल मेन मेंशन बन के तैयार हो गया था। और सोचिए, बनते बनते दोनों गुजर गए जिनके नाम फिर अल्टीमेटली वो मेमोरियल बना। मेरे ख्याल से बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, राइट, नियोक्लासिकल एंड इंडो-सासनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत बेहतरीन। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, कैनिंगटन पे पूछा था, उस पर मैं अब आ रहा हूँ। राइट, जैसे ये दो सड़कें बताई मैंने, ईस्ट वेस्ट चल रही है, ये नॉर्थ साउथ चल रही है लाउदर रोड, ईस्ट वेस्ट चल रही है थॉर्नहिल रोड, क्योंकि थॉर्नहिल मेंशन था, लाउदर कैसल है और कुछ है नहीं, गवर्नमेंट हाउस है और कुछ नहीं है यहाँ। तो
ये बेसिकली पैरेलल रोड्स थी। पैरेलल इन द सेंस कि एक रोड चल रही है आपकी वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट की एंड तरफ। दिस वाज नोन एज किंग्स रोड। ये किंग्स रोड थी, जिसको आज महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं, पूरा सिविल लाइंस। ठीक, जो कैंटोनमेंट यानी कि ऑल सेंट्स कैथीड्रल से लेकर परेड तक जो जाती है महात्मा गांधी मार्ग। महात्मा गांधी मार्ग, बल्कि ऑल सेंट कैथीड्रल से थोड़ा और पीछे चली जाती है। जी। तो वो किंग्स रोड थी, और उसके जो बिल्कुल राइट एंगल पे 90 डिग्रीज पे चलती थी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस वाज नोन एज क्वींस रोड। क्वींस रोड। इसका बाद में हो गया सरोजनी नायडू मार्ग। सरोजनी, राइट। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट था, क्योंकि सेंट्रल भाई आपकी गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट भी हो तो होगा ना, तो सेक्रेटेरिएट धीरे और धीरे उसी सरोजनी नायडू मार्ग पे सारे सारे ऑफिसेस, चाहे हेडक्वार्टर, एजी ऑफिस हो, चाहे रेवेन्यू डायरेक्टरेट हो, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर्स हो, चाहे हेड पोस्ट ऑफिस हो, ये सब जो है जीपीओ, जीपीओ सब वहीं पर था। अब यही थोड़ा डिफरेंट है मेरा कहना और आपका कहना। जीपीओ लखनऊ में है, जनरल है, हम हेड हैं, वी वर द कैपिटल, और विदाउट गैजेट नोटिफिकेशन क्या, इसलिए हेड पोस्ट ऑफिस नहीं हो सकता था, हेड पोस्ट ऑफिस ही रहा। अब तो धीरे धीरे ऑफिस जा रहे हो, बात अलग है। हाई कोर्ट भी पुराना ही था, आपको मालूम है। और सबसे मजे, हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया था कुछ इलाहाबाद से, और फिर रीएस्टैब्लिश 1869 में वापस आया आगरा से। जी। 1869 में वापस आ गया। और इसी वजह से आप पाती हैं कि वकीलों के जो चैम्बर्स थे, भाई वकीलों के चैम्बर्स भी तो होंगे, बैरिस्टर्स थे, वकील थे, प्लीडर्स जिनको अंग्रेज कहते थे, दो तरह के थे, बैरिस्टर्स एंड प्लीडर्स। तो इनके बैठने के जो चेंबर्स थे, जैसे आज भी चेंबर्स आपको दिखाई देते हैं जी। वो चेंबर्स मालूम कहाँ थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे? ये चेंबर जिसे अब हम लोग कहते हैं यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो ऑफिस है वो पूरा उनके बैठने का था, वकीलों के चेंबर का। और सबसे मजेदार बात ये, सर ये तो मेरे लिए नई जानकारी है कि यहाँ पे बैरिस्टर सड़क के ठीक उसके सामने वाली पटरी पे पूरा सेक्रेटेरिएट था, और उसके ब्लॉक नंबर 4 में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस था। उस ऑफिस का नाम है यूपीएससी। आई एम नॉट सेइंग यूपीपीएससी टिल नाउ, इट बिकेम यूपीपीएससी ओनली लेटर ऑन, इट वॉज कॉल्ड यूपीएससी। और मुझे अर्ली 60s तक की याद है कि जब पैरेलल इंटरव्यूज होते थे, दिल्ली में भी होता था और इलाहाबाद में भी होता था। मेरी तो एक कजिन है, उनसे कल ही परसों बात हो रही थी, टचवुड लंबी जिए खूब, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो हमारे परिवार की थी, और वो आईएएस एलाइड्स हुई थी, उनका इंटरव्यू यही हुआ था जी, आईएएस एलाइड्स के, इसलिए मुझे मालूम है कि ये इंटरव्यूज यहाँ होते थे। और ये इसीलिए 1937 में बना है, और 1937 से लेकर 1949 तक स्वतंत्रता मिल गई है, तब तक ब्लॉक 4 में मौजूद था, जहां अब डायरेक्टरेट एजुकेशन का ऑफिस हो गया, फैल गया है। ओके। सब अलग अलग कर दिया ना, हायर एजुकेशन, बेसिक और सेकेंडरी अलग। तो अब वो फैलाव हुआ है, इसलिए वो जगह जो यूपीएससी की थी वहां चली गई। 49 में यूपीएससी यहाँ आया। अब बड़ा इसका मजेदार किस्सा है। 49 में मतलब उस सरोजनी नायडू मार्ग से ये शिफ्ट किया यहाँ पर आया, प्रेजेंट थॉर्नल रोड पे, थॉर्नल रोड। और दूसरा वाली चर्चा बताएं। मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे थोड़ा रुक गया, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी आपका घर उस रोड पे, उसकी थोड़ी चर्चा होनी है। जो अतिथि, जो गेस्ट हाउस वाला गेट है वो वही खुलता है तेज बहादुर सप्रू। अब ये तेज बहादुर सप्रू रोड सीधे कानपुर रोड को कनेक्ट करती। अब बड़ी मजेदार बात बताऊं, अपने बचपन से जुड़ी हुई। जी। बचपन में मेरे एक रिश्तेदार वहां रहते थे, जस्टिस मिशीलाल चतुर्वेदी।
तो मेरी नाना राय बहादुर हुकुमचंद जी कहें कि चलो, और वहां चलना उनके घर। तो कभी कभी रिक्शे से जब जाते थे तो रिक्शे वाले से कहना पड़ता था कि भैया क्लब रोड चलोगे। तब से मेरे दिमाग में था ये क्लब रोड क्या है। तब मुझे समझ में आया जो यूरोपियंस के लिए, यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए क्लब बना, वो ये जगह थी। और यहीं पे आके वो लोग अगर देखेंगे तो वहां अभी भी एक बहुत बढ़िया सा वुडन फ्लोर का, जैसे आपको गवर्नमेंट हाउस में दिखता है वुडन फ्लोरिंग वाला बड़ा हॉल जिसमें वो लोग बॉल डांस करते थे, पार्टीज होती थी, वैसे ही यहाँ मिलता है। और टेनिस कोर्ट है। सर तेज बहादुर सप्रू रोड जिसे हम कहते हैं, अभी मैं आता हूँ आ रहा हूँ, एक मिनट। तेज बहादुर, इट वॉज नोन एज क्लब रोड। ओके, because at the end of it, on the left side of it, if you are moving from this gate of UPSC, तो उसके लेफ्ट साइड पे सर तेज बहादुर सप्रू का मकान हुआ करता था जी, जो अभी भी है। अब कहा है, अब तो रेलवे कमीशन बना पहले, अब वो क्या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कर दिया, वहां से शिफ्ट हो गया। नहीं, हम लोगों ने रेलवे कमीशन का वहां ऑफिस देखा है, जहां भारत भर के इंटरव्यूज रेलवे के वहीं होते थे। और आपको बताऊं, वो फिर जब बिका, प्लॉटिंग हो गई, तब वो वहां से हटा है, तब वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहीं और गया, वहीं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑफिस है, वरना वहीं था उसी मोड़ पे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था पूरा, इसलिए वो सप्रू रोड बाद में कहलाई। और वो रोड बिकेम तेज बहादुर सप्रू रोड। ओके, और वो that's very interesting information because I have read, actually like me, a lot of history enthusiasts know that it was Club Road, but what was the history behind it? That was the club. So thank you for sharing this. Now, since we are talking about, we have talked so much about the Lauda Castle, and so I could see that the backdrop. I can see the structure of the Darbhanga Hall, and thank you for also telling about mentioning the government house in the Lauda Castle and the importance of the Lauda and the Thonal Road. And of course, at that very intersection, we have the Anand Bhavan, so which is very, it was an important place and still considered as an important place for us. Now since we are talking about the colonial history, and since you are teaching in one of the prestigious institutions which is known as Oxford of the East, and myself, I'm also a student. I take pride in my university. I would also like to discuss few things about the University of Allahabad. So you mentioned about William Muir, and you also mentioned कि किस तरीके से जमीन वहाँ पे डिसाइड किया गया और वो लैंड ली गई, और वो पहले इलाहाबाद सेंट्रल कॉलेज नाम दिया गया था और बाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज हुआ. Now, why did the British government or William Muir decided what was the aim behind starting the University of Allahabad over here? डॉक्टर पल्लवी, एक बड़ी सीधी सी बात है जी. जब ये राजधानी हो गया, ठीक है ना, नंबर 1, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सारे अधिकारी आ गए जी. और जब अधिकारी आए तो जो मध्यम वर्ग का कर्मचारी अधिकारी वो भी आएगा, तो इट बिकेम लिटरली अ फ्लड ऑफ ऑफिशियल्स हियर, और पूरी ऑफिशियल मशीनरी आ गई। तो उनकी पढ़ाई कहाँ हो, फिर पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई की कंट्रोल मैकेनिज्म क्या हो, ये सारी चर्चाएं हैं। और इसीलिए जैसे ही 1869 में, अभी मैं कैटलिस्ट मानता हूं उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम लोग बहुत कॉलोनियल उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन जो चीजें अच्छी बना गए उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं भी मानती हूँ कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। मैं इसलिए और करता हूँ कि ये इतनी पुराने भवन आज भी जस के तस खड़े हैं, टचवुड। बिल्कुल, मैं आगे नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे दुष्यंत याद आ जाएंगे ना। तो
बस इतना ही कहूंगा कि आज भी इंटैक्ट खड़े हैं। जिस जमुना पुल, आप सोचिए कब बनना शुरू हुआ था, क्रांति से पहले 53 में, फिर शेल्फ हुआ, फिर क्रांति के बाद कैसे बनना शुरू हुआ। और जमुना पुल में भी एक ट्रांजिशन है, पहले उसकी बात कर लूं फिर आता हूँ यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि मैं ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो जमुना पुल में जब बनना शुरू हुआ था, आपको मालूम है हिसाब मुंशी कौन थे? कौन? उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। ओह, वहां से फिर वो इलाहाबाद के सबसे मशहूर शायर, और वो वहां से फिर वेट मेजरमेंट में गए रेलवे डिपार्टमेंट में, वहां से नकल नवीस हुए कचहरी में, और वहां से वकील हुए, वकील से मुंसिफ हुए, मुंसिफ से डिस्ट्रिक्ट जज हुए, और वो तो हो जाते हाई कोर्ट के जज। लेकिन उनकी आंख जवाब दे रही थी, जो अंग्रेज जज रिटायर होने वाला था उसने खुद बुला के इनसे कहा कि अकबर साहब मत अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए, मैं रिटायर हो रहा हूं, आपकी जगह है। उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से लोभ में ऐसा काम नहीं करूंगा। तो वापस आते हैं, जब इलाहाबाद में 1868 में जो पब्लिक दरबार हुआ ना, 1869 से पहले, आप जब हाई कोर्ट जा रहा है तो उससे पहले एक दरबार हुआ, वहीं पे ये तय हुआ कि एक यूनिवर्सिटी यहां बननी चाहिए। जैसा आपने पूछा क्यों, तो पहली वजह तो यह है कि एक बहुत तेजी से जागृत मध्यम वर्ग उभर रहा था, एक कॉन्शियस मिडिल क्लास, क्योंकि ये जो बच्चे आ रहे थे अधिकारियों की और उसके, और ये हम देख रहे हैं यहाँ क्रांति का माहौल में प्रेस का विकास बड़ा जबरदस्त हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ है, समाचार पत्र यहाँ से सबसे जबरदस्त निकल रहे हैं। तो ये कुल मिला के दोनों चीजें हो रही हैं, एक तो मध्यम वर्ग की मौजूदगी, जजेस का आगमन, बेस्ट एडवोकेट्स कि सर तेज बहादुर सप्रू चले आ रहे हैं, मोतीलाल जी चले आ रहे हैं, कोई आगरे से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, और यहाँ कोई गोरखपुर से आ रहा है। मतलब पूरा सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार में हाईकोर्ट नहीं था, बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा साहब यहाँ थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सच्चिदानंद सिन्हा। सोचिए वो यहाँ प्रैक्टिस करते थे। जी, लीडर शुरुआत करने वाले, कायस्थ समाचार को एक बिल्कुल नेशनलिस्ट रूप देने वाले, तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस वजह से ये जरूरत महसूस हुई कि इन लोगों के लिए एक ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी बने जो यहाँ की शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके जी, एंड टू मेक इट एमेनेबल टू द पीपल, लोगों के लिए सुविधाजनक हो। ये सब महसूस करने लगे थे कि कलकत्ते की जो बोली है वो इस पूरे क्षेत्र की नहीं है। ये एहसास उनको फोर्ट विलियम कॉलेज के बनने के साथ हो गया था, और वहां पर भी अगर देखिए तो नागरी स्क्रिप्ट्स की जो मांग के लेटर्स हैं उससे स्पष्ट होता है कि वो कहने लगे थे कलकत्ते से थोड़ा आगे बढ़िए पश्चिम की ओर। वैसे ही ये बांग्ला नहीं है, इट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, और वो अल्टीमेटली नागरी स्क्रिप्ट वाले अक्षरों की मांग करने, फॉन्ट्स की बात करने लगे हैं। और यही समझ में आता है कि यहाँ दूसरी भाषा है। तो इस पूरे क्षेत्र को समझाने संभालने के लिए अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, रीजनल नीड्स, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और न्यू सेंट्रल कॉलेज जब ये लोग डिजाइन कर रहे थे तभी इनके दिमाग में था इट वुड बी अ न्यूक्लियस फॉर ए फ्यूचर यूनिवर्सिटी, और ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी ताकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तर्ज पे ही बने। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्पैच है जो मैं कह रहा था, आर्काइव्स की बहुत जरूरत है। एक लेटर है 6 मई 1854 का, May 6, 1854। दिस इज डिस्पैच नंबर 2245 फ्रॉम गवर्नर टू द होम डिपार्टमेंट, और वहां वो अटेंशन दिला रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये मुगलों के अधीन मुख्यालय रहा है, राजधानी रहा है प्रांत की, सूबे की, हमारे अधीन रहा है राजधानी, ये मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड है टू कंट्रोल द ईस्टर्न प्रोविंसेस, ये प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, मैं सब उसी से कोट कर रहा हूं, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदूज,
a place is not only a meeting place, but it is also meeting place संगम के दृष्टि से, कॉन्फ्लुएंस Right, दृष्टि right. से कह रहे हैं. But we know the fact that despite everything, it has gained importance because of the government machinery. And now it has to cater to the needs of the people belonging to that class. गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पर है, हाई कोर्ट जजेस यहाँ हैं, तो भैया उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? जी. और बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी प्लेस, मतलब वेल्दी प्लेस. हेल्दी में वो उसका अर्थ वेल्दी है. वो कहना देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी. उनके दिमाग में कहीं ये चल रहा था ये यूनिवर्सिटी जैसे चंदा हो रहा था हो जाए और ये बन जाए, इसलिए वो बाद में महामना जी ने वहां कर दिया, बनारस में कर दिखाया कि कर भी सकते हैं, हम कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं. तो इसीलिए उनकी इरादा यही था. लेकिन इस डिस्पैच के बाद 2245 के बाद ये तय हो गया कि गवर्नमेंट आके स्टेप इन करेगी. फिर सेक्रेटरी लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है सेक्रेटरी, वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम नहीं हुआ इसका, अभी भी नॉर्थ वेस्टर्न. देखिए कलकत्ते में जो बैठा उसे ये पूरा क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट लगता था. नॉर्थ वेस्ट, राइट. तो इलाहाबाद की ड्राइव एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि अल्टीमेटली दे थॉट इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू दिल्ली वर्ड्स, और दिल्ली में राजधानी बनाने की बात उन्हें बाद में करनी पड़ी. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है. और वो लेटर 2408 है, बड़ा जबरदस्त, 1871 का जो मैं बता रहा हूं, उसमें वो कह रहा है कि वर्नाकुलर एजुकेशन की जरूरत है. देखिए उस समय भी चल रहा था, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा हो कि स्थानीय भाषाओं की, तो वर्नाकुलर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. इसलिए वर्नाकुलर भाषा को नियंत्रित करने वाली यूनिवर्सिटी भी वर्नाकुलर क्षेत्र में हो. कैलकाटा इज टू फार ऑफ टू कंट्रोल इट इन अ बेटर मैनर एंड टू cater to their needs, to catering to the needs of the people not being wealthy enough to support it, the government should step in. और इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का एक्ट, मालूम है एक्ट 18 सितंबर 23 अभी बीती है. तो मतलब 1864 से ये प्रक्रिया शुरू हुई, 1872 1872 में शायद कमेटी बनी, एमसीसी बन गए, और उसके बाद 1887 में ये यूनिवर्सिटी बन गई और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है. इसका एरिया यूपी है, सीपी है, बिहार है, राजस्थान है, राजपूताना एजेंसीज हैं राजस्थान के अलावा, सेंट्रल इंडिया की एजेंसीज हैं, यानी 4,52,380 स्क्वायर माइल्स का एरिया केटर कर रहा है. मे आई रिपीट, 4,52,830 स्क्वायर माइल्स के एरिया को केटर करती थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. तो इसीलिए सबकी डिग्रियों पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लिखा रहता था, चाहे मध्य प्रदेश में पढ़े, चाहे सीपी में पढ़े, चाहे बिहार में पढ़े, चाहे राजस्थान में पढ़े, चाहे बिहार में पढ़े. बिल्कुल. तो कितने क्षेत्र में, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी की जो अफिलिएशन थी और बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो उसने क्रिकेटर किया ना कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लिटरेचर का और वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन का विकास यहाँ से हुआ. जी. एक छोटी सी बात इतना ज्यादा इसे हाईलाइट करना और उसके विकास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूशन का आना और इतने सारे लोगों को जोड़ना. मैं एक छोटी सी बात करके बात अपनी खत्म करूंगा. एक छोटी सी बात करके, अंग्रेजों ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया. ठीक है, वो कॉलोनियल बेंट ऑफ माइंड और ब्राउन हाइव्स बनाने की उनकी एक नियत थी, नीति में कोड थी, वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ. लेकिन एजुकेशन को कितना महत्व देते थे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बंगला डीएम का, फिर डिस्ट्रिक्ट जज और एसएसपी के बंगले, तीसरे नंबर पे अगर आप बंगला देखें तो जेआईसी का प्रिंसिपल का होता था. तो अगर आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और उसके उस पे जाएंगे एरिया पे, तब आपको समझ में आएगा एजुकेशन पे कितना जोर है. तो ये बहुत महत्व है. इसीलिए इलाहाबाद का शिक्षा के क्षेत्र में जो भारद्वाज जी के
समय से चला रहा था। योगदान। सबसे बड़े कुलपति वो थे, वो तो चाइनीज हिस्टोरियंस तो सारे ट्रैवलर्स लिखते हैं 10,000 पिलग्रिम्स यहाँ रहते थे, पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे जी। ना। तो इस तरह से लाखों लोगों को केटर किया उन्होंने, पढ़ाते रहे। कितना यश था कि चले आ रहे हैं, रामचंद्र जी वन गमन के दौरान मिले उनसे। विदेशों से भी लोग आए हैं हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो तो इसीलिए यूनिवर्सिटी हमारे, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हाँ, इतने बड़े यूनिवर्सिटी, इतने प्रभावशाली यूनिवर्सिटी, और जिसकी महिमा देश में नहीं वरन विश्व में है, उससे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। और इसी से इलाहाबाद का शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। सर, चलते चलते मैं, क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं आपसे यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति के बारे में, क्योंकि जब अंग्रेज आए एक नया शहर बसा, कैनिंगटन बसा, और कैनिंगटन उस दौरान, क्योंकि ये यूनाइटेड प्रोविंसेस की हमारा शहर कैपिटल सिटी था, तो इनफैक्ट दिल्ली से ज्यादा मैसिव कंस्ट्रक्शन अंग्रेजों ने इलाहाबाद में करवाया। जाहिर सी बात है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा उस पहलू पे भी प्रकाश डालें कि किस तरीके से एक इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा कल्चरल प्रोग्रेस कैसे हुआ with medieval, when I talk about medieval, and then we move on to the colonial and finally to the modern period. So we see a gradual progress as the new city came up with the Britishers, as we now know it as part of civil lines or Cannington. Now, how did the transformation happen? संस्कृति में क्या कितना बदलाव आया, और इसका प्रभाव, यानी कि जब हम कैपिटल हमारा शहर बना, बहुत सारे लोग इस शहर में आए, पारसी समुदाय आया, गुजराती आए, बंगाली आए, तो इन सब समाज का अपना योगदान रहा। तो मैं चाहूंगी कि इस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि हम कॉलोनियल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसकी शुरुआत तो जैसे ही अकबर ने किला बनाया जी, और वॉल्ड सिटी बनाई, तो एक नए किस्म का कल्चर शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक कल्चर, एक समन्वय की संस्कृति। सिर्फ धाराओं का, नदी की धाराओं का संगम नहीं है, ये संस्कृतियों का संगम है, जिसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम, सूफी दायरे सब दिखाई दे। मैंने कहा ना कि पातालपुरी का मंदिर वैसे ही का वैसी सुरक्षित आज भी है, वट वृक्ष वैसी सुरक्षित आज भी है। तो ये अगर आप देखिए पूरे दौर को, तो मस्जिद बन रहे हैं, मकतब बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, सूफी दायरे बन रहे हैं, कनखाएं बन रही हैं, और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति का विकास इलाहाबाद में होने लग रहा है। और इसीलिए जब अंग्रेज भी आए तो उनको बहुत दिक्कत, देखिए जो कहा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने मानस में, कोई न खोए हमें कहानी, क्योंकि बहुत आम जन को फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब देवर नॉट एक्सटॉर्शनिस्ट, बहुत ज्यादा शोषण नहीं, उतना शोषण तो यहाँ के जमींदार भी कर रहे थे, माफ कीजिएगा, चाहे हर्षोत्तर काल की बात करें चाहे हर्ष पूर्वोत्तर काल की बात करें, ये हो रहा था। तो इसीलिए आम जन को बहुत फर्क पड़ता नहीं था, व्यवस्था बनी रहे, उनका काम चलता रहे। आपको बताएं, जब मिशनरीज आए तो ऐसे ऐसे खत हैं, वो मैंने कुछ खत कोट भी किए हैं अपनी कुंभ वाली पुस्तक में, तो उस खत में पता चला कि मिशनरीज ने अटैक करना शुरू किया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये देखिए माघ मेला होता है, नंगे साधु घूम रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है इनको, इतनी गंदगी मचा रहे हैं, इट इज अगेंस्ट शुचिता जिसे कहते हैं, ये बहुत नग्नता है, इसको बंद करवा देना चाहिए। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों ने, और कहा उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर फोर्ट है, फोर्ट पे सैन्य अधिकारी बैठे हैं, कमिश्नर बैठा हुआ है, जॉइंट मजिस्ट्रेट की, तब जॉइंट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती थी, अब तो डीएम बनता है ना, मेला अधिकारी अलग डीएम बन जाता है, तब एक जॉइंट मजिस्ट्रेट रहता था। तो
उसके रहते, फोर्ट के अधिकारियों के रहते ये नग्नता क्यों हो रही है, इसको रोका जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ऐसे समय पे होती है और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होती है जिनके अंदर ये श्रद्धा है। मूंदो आंख कतौ कुछ नहीं, जैसे गोस्वामी जी ने कहा मूंदो आंख कतौ कुछ नहीं, तो उन्होंने भी कहा भैया आपसे मतलब नहीं, आप क्यों देखते हो उधर, नग्नता तो आपकी आंख में है। एंड द मिशनरीज फेल्ट साइलेंट। तो ये ऐसा माहौल बना। फिर देखिए अंग्रेज आए यहाँ पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने साथ बाबू लेके आए जी, बंगाली, इसीलिए बाबू बंगाली। कहलाता है, बंगाली बाबू। और उनके साथ आया साहित्य, उनके साथ आया संगीत, उनके साथ आई भाषा की परिष्कृत अभिव्यक्ति की कला। जी, और उस पुनर्जागरण ने, बंगाल के पुनर्जागरण ने इलाहाबाद को भी झकझोर दिया एक नए सिरे से। और उस नए सिरे से एक नए किस्म का कल्चर उभर के आता है। और जहां पर आप पाते हैं कि थिएटर पे पारसीज का कंट्रोल है, जी, कन्फेक्शनरीज और उस पे सारा कंट्रोल अंग्रेजों का है, और साहित्य संस्कृति में बंगाली बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अकेले बंगाली। मैं एक और बड़ी मजेदार किस्से से अपनी बात कह के खत्म कर दूंगा। और ये किस्सा है एक बहुत बड़े व्यक्ति का, जिसका नाम हम सब जानते हैं, सर सीवाई चिंतामणि। सर सीवाई चिंतामणि, राइट। सच्चिदानंद सिन्हा ने उनको बुलाया था कि लीडर संभाल लीजिए। हाँ, एडिटर थे, लीडर के। लीडर के एडिटर थे, और एक नहीं दो दो उनके अध्यक्षों ने उनकी वजह से त्यागपत्र दिया। मोतीलाल जी से जो गौहरमाई वाले प्रकरण पे झगड़ा हुआ और उन्होंने लीडर में छाप दिया, मोतीलाल बोले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रेसिडेंट हूं, मेरे खिलाफ मेरा अखबार। तो फिर अल्टीमेटली बट ही वाज ऑन द रॉन्ग एंड ही हैड टू रिजाइन। ठीक है ना। मालवीय जी का जब इनके साथ वो हुआ, उसको यूपी की सरकार को लेकर के, तो मालवीय जी ने कहा द लीडर कैन अफोर्ड टू मिस मी बट इट कांट अफोर्ड टू मिस एन एडिटर लाइक सीवाई चिंतामणि। ये मालवीय जी का बड़प्पन है। और वो छोड़ के खुद चले गए। तो सीवाई चिंतामणि की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, दो लोगों का नाम उनके परिवार का अद्भुत है। उनकी पत्नी थी, कटरा नामक जगह पर, ठीक जहां हनुमान मंदिर है लक्ष्मी टॉकीज के सामने, जी, जी, समिया माई का मंदिर कहलाता है, सविया माई का मंदिर, उसके पीछे महिलाओं का एक बहुत जागरूक सेंटर बना। उसको कहते थे महिला मनोरंजन क्लब। इट वॉज टोटली मैन्ड बाय विमेन। लेडीज क्लब बहुत बाद में आया, ठीक है ना। महिला मनोरंजन क्लब से शुरुआत हो रही है और सीवाई चिंतामणि की वाइफ ने उसे बनाया अरे वाह। है। और दूसरा उसी से जोड़ के बना दिया, जहां थोड़ी सी वृद्ध किस्म की महिलाएं भी कहीं जगह पाए, महिला संकीर्तन भवन। और वहां नाटक होते थे, वहां लोग अपना साहित्य, अपनी कहानियां, अपनी कविताएं पढ़ते थे। वाह। और क्या जूम जिस तरह से करता है, उसी तरह का एक माहौल वहां महिलाओं को मिलता है, बड़ा स्वतंत्र है। तो कल्चरल लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है। जबकि तेलुगु स्पीकिंग थे, और उनका लड़का जो आईसीएस हो गया था, राव साहब, सीवी राव साहब, बालकृष्ण राव हिंदी में लोग जानते हैं उनको। राइट, राइट। तो वो बालकृष्ण राव तो हिंदी के कवि थे, वो तेलुगु के कवि नहीं थे, वो हिंदी के कवि थे। तो चाहे तेलुगु समाज हो, तमिल का समाज हो, मतलब आंध्र का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, चूंकि कल्पवास होता था तो सबके स्थान यहाँ थे। और जितने ये मठ हैं, अखाड़े हैं, उनके स्थान थे। मैंने आपको बताया कि सारे सूफी दायरों के दरगाह यहाँ मौजूद हैं, तो उनके प्रतिनिधि। तो इससे ज्यादा एमलगमेशन तो कहीं। और पारसी तो हमारे यहाँ सिविल लाइन्स आधे से अधिक जब देखिए तो पारसी थे। बिल्कुल, गजधर कौन भूल सकता है। बिल्कुल। लिकर शॉप से आइसक्रीम से गुजराती, मराठी भी थे, मराठी, बंगाली। दारागंज आप देखिए, दारागंज में मराठियों का भरमार थे। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जीआईसी के प्रिंसिपल साहब रहे ना जी, मधोलकर साहब, फिर डीआईएस रहे वो। तो मतलब हमारे जो हमारा कला दवेश को देख लीजिए, दवेश को देख लीजिए, सीएवी बनाने वाले नहीं, उनका तो शिवराखन जी का तो वहीं चलता था चौक में, घंटा घर के पास स्कूल। और ये वो सीएवी यहाँ बनाने का सारा
श्रेय अगर जाता है दवेश को जाता है। तो सबका कंट्रीब्यूशन है, पहाड़ीज का कंट्रीब्यूशन है। तो सर अगर मुझे कई बार लगता है कि आउटसाइडर्स यानी कि जो यहाँ इलाहाबाद के नहीं थे, जो यहाँ पे आके स्थापित हुए, एस्टैब्लिश हुए, उनका भी मैसिव कंट्रीब्यूशन है इलाहाबाद की। भाई नेचुरली मैंने बताया ना, ये तो अरण्य रह जाता, वन रह जाता, प्रयाग वन ना। वो तो इलाहाबाद बनना शुरू हुआ, इलाहाबाद से इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद हो गया, और लोग आते गए, काफिला बनता गया। हम तो चले थे अकेले ही, गारिबे मंजिल से ही लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, काफिला बनता गया। तो काफिला उसी तरह बना ना। और इलाहाबाद को मैं अगर कभी सम करता हूँ कि जमुना यहाँ आई, बिल्कुल जमुना की तरह आप अगर शायरी 2 कपलेट्स ना सुनाए तो फिर मजा नहीं आएगा। वो बशीर साहब का शेर है ना कि हम तो दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, हम जी। तो दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, वाह जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो वाह जमुना आई नहीं, जमुना के साथ पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति आई। और इलाहाबाद की संस्कृति इसीलिए मिश्रित संस्कृति है, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। इट वॉज द रियल मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडियन कल्चर। मिनी हिंदुस्तान देखना है, मैं नहीं कह रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके टुवर्ड्स पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी जवाहरलाल जी लिख रहे हैं और उसमें भी लिख रहे हैं। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से we are proud of the rich cultural heritage of Allahabad, and everyone who came and established here in Allahabad has contributed massively a lot. to the city's development and progress. And of course, even today in the contemporary times, अब भी बहुत सारे बच्चे अपना करियर बनाने यहाँ आते हैं और यहाँ से पढ़ के कुछ बन के निकल जाते हैं। सही। शहर वही स्थिर रहता है, लेकिन अंदर इलाहाबाद बसा रहता है, वो कहते हैं इलाहाबाद नहीं जाता दिल से। जी जी। तो अपने साथ इलाहाबाद को लेके निकल जाते हैं। तो यही खूबसूरत संस्कृति है। सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दूंगा डॉक्टर पल्लवी आपको और इंटैक्ट को कि मुझे अवसर दिया। नहीं सर, हम लोग बहुत आभारी हैं। वी आर सो थैंकफुल टू यू, and we wind up the session with one of your favorite couplets which you would like to share with all of us. आप सुना रही हैं? Yes, any couplet of yours. अरे अभी तो एकदम से रहने दीजिए sir, anything. अरे नहीं ऐसा। अकबर इलाहाबादी और फिराक couplet. अच्छा, फिराक साहब की तो वाह। हाँ, let's end it on that note. तो पहले तो अकबर साहब का सुना दूं एक। जी जी। अकबर साहब का वो क्या है, वो फिराक पे आ जाता हूँ पहले। नहीं, अकबर साहब का एकदम से याद आ रहा है। नहीं, याद आ गया। शेख जी जिंदगी में, असल पहला शब्द नहीं मिला था। शेख जी जिंदगी में क्या कारा नुमाया कर गए, शेख जी जिंदगी में क्या कारा नुमाया कर गए। बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन लिए और मर गए। जोर इस पे कि भैया उसके अलावा भी कुछ करो, ताकि मतलब कुछ सार्थक काम। जी। और फिराक कह गए, बहुत बेहतरीन है ये भी। उजले से कफन में, उजले से कफन में सहरो शाम फिराक, उजले से कफन में सहरो शाम फिराक, एक तस्वीर हूं मैं रात के कट जाने की। वाह वाह, एक तस्वीर हूं मैं रात के कट जाने की। तो मतलब दोनों लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसे ना हो कि बस कट जाए, कुछ करो, कुछ सार्थक करो। तो ये सार्थकता इलाहाबाद की विशेषता है। बिल्कुल हमारी पहचान है, सार्थकता, रियलिटी, रेलेवेंट। So and that's how we have connected with each other. We are talking about relevant things, सार्थक चीजों के बारे में चर्चा। तो सर इसी के साथ बहुत धन्यवाद। परिचर्चा का अंत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।